Welcome our guests today. बैठो बेटा बैठो बैठो The clap should not stop. जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोग उस लायक तो नहीं है कि आप सामने बैठ सके, लेकिन फिर भी हमारे सर ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके सामने बैठ सके, आप इससे सवाल कर सके। हम लोग हमारी बैठी ऑडियंस हम सब आपके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके बारे में आपके ही शब्दों में जानना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनर्जी बहुत लो है अभी, लग रहा है तुरंत खाना खा के सबको नींद आ रही है। गुड आफ्टरनून, दिस इज द स्पिरिट। और मैं आपके शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा। आप लोग इस देश के भविष्य हैं, तो इसमें ये कहना गलत होगा कि आप लोग यहाँ बैठने काबिल नहीं। आपको ये देश चलाना है, हमें मिलके ये देश चलाना है ना, तो हम सब उस मुकाम पे हैं जहाँ हमें इस देश को सुधार की तरफ लेके चलना है। तो थैंक यू। आप सब उतने ही डिजर्विंग हैं, so clap for yourself first. Let me introduce myself first. My name is Pratyush Tripathi. I'm currently a Scale 2 officer in Central Bank of India, acting as a manager. And with me, Shri Naushad Ahmed sir. He is a senior manager in Central Bank of India, Mubarakpur branch. मैं चाहूंगा कि सर सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करें, फिर मैं सर प्लीज। गुड आफ्टरनून। ये बड़ी खुशनसीबी है कि जो है मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। वैसे तो रिजर्व जो है ये चीज़ें हैं, और जैसे मैंने बताया अभी आप लोग सब यहाँ स्टूडेंट्स ही हैं ना मुझसे? ठीक है। और सब स्कूल गोअर्स हैं कि कॉलेज गोअर्स भी हैं? कॉलेज गोअर्स, बढ़िया है। और पहली बात तो जो है मैं सिराज सर का थैंक्स अदा करना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म दिया है एक इंटरेक्शन करने का। और आज जो है आज मिलने का एक जो है वजह यही थी कि अक्सर लोग सोचते हैं जैसे कि बैंक्स हैं या कोई प्लेटफॉर्म है, कैसे हम अपनी बातों को रखेंगे या कैसे क्या किया जाए। तो आज आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाइएगा, और चीज़ों को जो है ऐसे नहीं कि बहुत बड़े हैं हम बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं। एक इंटरेक्टिव सेशन की कैसे हम किसी चीज़ का फ्रूटफुल जो है सेक्शन उसको बनाया जा सकता है। तो मेरा नाम नौशाद अहमद है, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और जो है ये मुबारकपुर में मेरी फिलहाल पोस्टिंग है। और सेशन को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले जब हम लोग बैंक्स की बात करते हैं तो जनरली हमें पता है, आप में से कोई बता सकता है बैंक्स का मेन फंक्शन क्या है? Any one of you? What is a bank? Okay. Anything else? That's the right point. Apart from this is the basic thing, accepting deposit. Okay. पहली चीज है जो भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट कर रही है बैंक्स पे, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक। व्हाट इज दैट? वेरी गुड। एनीवन एल्स? वेरी गुड। डिपॉजिट वो सिमिलर था, आपने डिपॉजिट ही बोला, तो दैट इज अ सिमिलर पॉइंट। There is one major point which we are missing. Yes, please. Sir, it also gives service to those people who are not too much educated. They cannot submit their money, they cannot deposit their money in the
Very good. Please clap for her. The basic point is we are depositing money, but that comes under ambit of one thing, which is financial inclusion, right? Financial inclusion का मतलब क्या है कि हम वित्तीय समावेशन कर रहे हैं, मतलब हम हर किसी को बैंक से जोड़ रहे हैं, कोई भी उससे अनटच नहीं है, जैसा कि आपने कहा। उसके अंदर, इस एम्बिट के अंदर एक बेसिक फंक्शन आता है, जैसा आप लोगों ने कहा कि पैसे जमा करना, ठीक है। बट बैंक अगर पैसा जमा करेगा, और बैंक पैसा जमा करेगा तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, राइट? तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा वो आपको इंटरेस्ट देगा? उसके लिए बैंक को कुछ करना पड़ेगा ना। तो बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स लेते हैं पब्लिक से और पब्लिक को लोन्स देते हैं। तो लोन्स देने पे क्या होता है, जब आप डिपॉजिट जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है और जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बीच का जो मार्जिन है वही बैंक्स का इनकम है, प्रॉफिट है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये दो बहुत बेसिक फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग लोन टू द पब्लिक। ये बैंक का मेजर फंक्शन है, राइट, विच कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन अम्ब्रेला, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सबसे पहले सेंट्रल बैंक के बारे में बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब समझते हैं आप लोग? ठीक है। बैंक्स कई कई तरीके के होते हैं। कौन बताना चाहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? एनीवन प्लीज। देखिए, हेजिटेट नहीं करना है, दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन, है ना। वी विल बी इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, तो प्लीज बी ओपन, बताइए। हाँ प्लीज, व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक? ओके, प्लीज बैठिए। इट्स नॉट बेसिकली जनसेवा केंद्र। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ बैंक्स है जिसको कहेंगे हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स, सरकारी बैंक, जिसको हम लोग अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें ना, सुनते हैं सरकारी है, प्राइवेट है या फॉरेन बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स है जो जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट बैंक्स हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स चलाते हैं, जिनकी अपने निजी संपत्ति है बैंक्स, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ बैंक्स है फॉरेन बैंक्स, यानी कोई ऐसी एंटिटी जो इंडिया के बाहर बैठी है। सपोज यूएस का कोई बैंक है जो यहाँ पे ब्रांच ओपन किया हुआ है, तो उसको हम फॉरेन बैंक कहेंगे, राइट। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। हम लोग कई सारे, मतलब हम लोग तो थे ही नहीं उस समय, 1911, ठीक है। और इट इज अ पायनियर बैंक। बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, आपने सुना है? बचत खाता, सबने सुना है? सेविंग खाता, सबने लॉकर का नाम सुना है? लॉकर्स क्या होते हैं? इधर से कोई बताया? इधर से तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ से कोई नहीं बता रहा है। व्हाट इज अ लॉकर? यस प्लीज। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर इट। तो लॉकर्स बेसिकली बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने एमेनिटीज, बीट आपकी ज्वेलरी हो गई या कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए, वो आप बैंक में सेफली रख सकते हैं। उसके बदले बैंक को आपको कुछ रेंट पे करना पड़ता है, राइट। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने ये सारी सर्विसेज इंडिया में फर्स्ट टाइम शुरू की थी। पहली बार सेविंग अकाउंट ओपन करना पब्लिक का, पहली बार लॉकर लेकर आया, फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना है? क्रेडिट कार्ड, ओके। अभी हम लोग आएंगे बीच में ना, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच का डिफरेंस आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। नहीं, हम लोग भी बताएंगे, आप लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो वी आर दैट ओल्ड, और तब से हम लोग ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे थे, वित्तीय समावेशन की, वो हम लोग तब से करते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक्स का जो पर्सपेक्टिव है इन दो बेसिक फंक्शंस के अलावा, वो काफी चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग अब धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आई थिंक आप लोग में से काफी लोग यूपीआई यूज करते होंगे, है ना। सब लोग यूपीआई के नाम पे सिर्फ फोन पे, जीपे सुनते हैं, राइट। आप लोगों ने यही सुना होगा कि यूपीआई मतलब फोन पे या जीपे, बट फोन पे और जीपे, दीज आर कंपनीज ओनली। यूपीआई इज द प्लेटफॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म किसी को पता है? यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है।
तो आप इसको बेसिक इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे सब लोग गए हैं, तो वहां पे आपने प्लेटफॉर्म देखा होगा, है ना? प्लेटफॉर्म एक ही है, जैसे सटियाओं का प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म तो एक ही है, बस उस पर ट्रेन बहुत सारी आती हैं। तो दैट प्लेटफॉर्म इज यूपीआई, और उससे जो ट्रेन आ रही है ना, वो गूगल पे, फोन पे और जितने सारे पे लगे हुए हैं, ये सब उस पर आ रहे हैं। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, राइट? तो अब हम बैंकिंग पर्सपेक्टिव को कहाँ लेके जा रहे हैं? धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग पे है। नेक्स्ट स्टेप बैंकिंग का क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कोई बताएगा? कोई एक टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? Artificial intelligence that which help us in everything. If you have any doubt, then you can ask it. That is a robot which is giving all the answer of our questions. Very good, very good, very good. Please continue. So basically, artificial intelligence, what she said कि जो भी हम कर रहे हैं ना एज अ ह्यूमन बीइंग, वट एवर आवर ब्रेन इज प्रोसेसिंग, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मशीन इज डूइंग दैट, सिवाय एक फर्क के। वो फर्क क्या है पता है? कि हमारे पास इमोशन है, राइट? हम ह्यूमन बीइंग्स के पास इमोशन है, वी कैन थिंक रेशनली अलोंग विथ इमोशंस। अगर मुझे कोई अभी आकर एक पंच रख दे तो मुझे दर्द होगा, राइट ना? क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है बेसिक। कभी भी आप फ्यूचर में आपको पूछा जाएगा तो ये एक पैरामीटर होगा। हम बैंकिंग को अब धीरे धीरे वहां एस्केलेट कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग में कैसे आ रही है? जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? ऑटोमेशन के नाम पे एटीएम। आप लोग अभी तो बहुत नए बच्चे हैं, थोड़ा मतलब 20-25 साल पहले ना एटीएम्स वगैरह नहीं थे, तो लोग जनरली ब्रांच में जाते थे और वहां पे कैशियर साहब के पास गए, उनको अपना वाउचर या चेक दिया और पैसे ले लिए। बट नाउ डेज क्या हुआ? आपके पास एटीएम कार्ड है, आपने एटीएम कार्ड लिया, मशीन में लगाया और पैसे आपको मिल गए। या आपने एटीएम कार्ड से मल्टीपल इंक्वायरीज, बैलेंस इंक्वायरी कर ली, है ना, पिन चेंज वगैरह कर लिया। तो अब धीरे धीरे हम ऑटोमेशन के नाम पे हमने एटीएम यूज किया, हम धीरे धीरे कैश डिपॉजिट मशीन्स भी कई कई जगह है, ऑटोमेटेड पासबुक प्रिंटर, जैसे आपके सेंट्रल बैंक में भी आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है? वहां आपकी जो पासबुक्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती हैं, वहां पे आपको ब्रांच के अंदर पासबुक के लिए क्यों होने की जरूरत नहीं है। एआई के आने के बाद क्या होगा कि बेसिक चीज, जैसे जो आपकी क्वेरीज हैं, आप कह रही थी ना मैम अभी, आप सपोज एटीएम मशीन की जगह एक एआई बॉट खड़ा कर दें, ये फ्यूचर है कि आप एआई बॉट के पास गए और आपने बोला कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन करवाना है, वो इतना रिस्पॉन्सिव है एआई कि वो इमीडिएटली आपका पर्सपेक्टिव समझेगा। अच्छा, तो व्हाट इज योर नेम मैम? आपका नाम क्या है? सॉरी, महविश जी। ओके, तो महविश जी से एआई पूछेगा कि अच्छा महविश जी, आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना है? ठीक है, तो महविश जी बताएंगे कि आई एम दिस मच ओल्डर। उन्होंने कहा 17 ईयर्स फॉर से। तो वो बोलेगा अच्छा 17 ईयर्स में, ओके, तो आप स्टूडेंट होंगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना? दैट इज द एनालिसिस व्हिच एआई इज डूइंग कि अच्छा आप स्टूडेंट हो, वो सोच रहा है। फिर वो बोलेगा अच्छा मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना होगा, तो ये फिर एक और इनपुट देंगी, ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा एक जनरल सेविंग अकाउंट चाहिए। तो वो फिर मल्टीपल इनपुट्स देता रहेगा। अब हम बैंकिंग को वहां लेकर जा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द बैंक, राइट? यस प्लीज। Sir, as we know that there are the three stages of life, and the first is childhood. So, sir, here I want to know about your childhood. कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम बचपन में बहुत शरारतें कर रहते हैं, तो आपको कोई बचपन का मोमेंट जो आपको अभी भी याद आता है और उसको सोचने के बाद आप या फिर इमोशनल हो जाते हैं या फिर आपको हंसी आने लगती है? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पहले आंसर करना है, सर को पहले आंसर करना है? ये अच्छा, मैं शुरू करूँ? ओके, तो ऑब्वियसली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि माय स्कूलिंग वाज परस्यूड फ्रॉम 5 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। आपने सुना है केंद्रीय विद्यालय का नाम? जानते हैं कोई? सेंट्रल स्कूल बोलते हैं उसको। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था और बचपन भी मेरा केंद्रीय विद्यालय, आई वाज इन आसाम, राइट? तो एक होता है ना कि जब अभी मान लीजिए कि आप लोग कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी और उर्दू, राइट? तो आई वॉज इन आसाम जब मेरा चाइल्डहुड चल रहा था।
तो आसाम में रहने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो इनिशियली एक होता है ना कि जो आप चैलेंज पूछ रही थी या हंसी आती है, तो हम बच्चों को क्या होता है कि हम बच्चों को एक सिमिलर लैंग्वेज चाहिए होती है। अब मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ और खेल रहा हूँ तो मेरे लिए हिंदी इज लाइक ठीक है। अब असम में जो बच्चे थे वो असमीज बोलते थे, तो मुझे इनिशियली जाके बहुत डिफिकल्टी फेस होती थी कि मैं एक एलियनेटेड फील कर रहा हूँ। बट वहां से मैंने एक सबक सीखा, पता है क्या, आप जिस भी कल्चर में जा रहे हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, आप अगर वहां जाकर एक कहते हैं ना कि उस रंग में रंग जाओ, है ना, तो आपकी लर्निंग वही शुरू हो जाती है। वहां मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊं, है ना, उन बच्चों के साथ ना खेलूं, और ये कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया, कुछ कुछ असमीज जैसे पीबो खाबो शुरू हुआ, तो मुझे ऐसे मतलब असमीज में वो खाने को भी पीबो बोलते थे, ऐसा डिफरेंस चलता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत लर्निंग लेसन बना और अच्छा एक्सपीरियंस था। सर आपका कुछ रहा हो? मेरी स्कूलिंग जो हुई है सलीम स्कूल वाराणसी से हुई है, और ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं लाइफ में जो आदमी हमेशा एंजॉय करता रहता है, कभी जो है सोचता है ऐसा क्यों किया। लेकिन लाइफ क्या है ना कि जो है कुछ नहीं करने से कुछ करते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बहता पानी साफ होता है, रुका हुआ पानी जो है खराब हो जाता है। मेरी लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस है, एक मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या था कि विंटर वेकेशंस चल रहे थे, उसमें मैं क्लास 10th में रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स की छुट्टियाँ चल रही थी मेरी, प्री बोर्ड्स की विंटर वेकेशंस था। तो एक ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स आया हुआ था स्टूडेंट्स का। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे अगर हमारे यहाँ पे जब विंटर्स होते हैं तो वहाँ समर्स होते हैं, उनका समर वेकेशंस थे, वो आए थे। तो हम लोग का ग्रुप था बहुत नोटोरियस था। तो हम लोग जो है विंटर वेकेशन वो उनके समर वेकेशन थी, हमारी विंटर वेकेशन थी। तो हम लोग का काम था उनको जो है काशी घुमाना, है ना, बनारस घुमाना। तो जो है हम लोगों को था कि भाई घुमाना है। अब हम लोगों को चाहिए था कि फेमस चीज़ दिखाई जाए। ये देखिए जो है ये आपका सारनाथ है, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। हमने उनको घुमाया घाट घाट और गलियों में घुमा डाला उनको, है ना। लेकिन वो जो चीजें हैं तुम जब 7 दिन 5 दिन जो भी थे उनके साथ, वो जो ट्रू जो है एसेंस था जो बनारस का जो था, उन्होंने उसको देखा, उसको एंजॉय किया। तो वहां से एक सीख मिली कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की, है ना, कि हाँ हम कोई आए डेलीगेट्स तो हमको ऐसे ये काम करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, इनसे मिलाएंगे उनसे मिलाएंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। तो उससे क्या हुआ कि जो एक ट्रू बॉन्डिंग बनी, एक ट्रू उन्होंने बनारस देखा, ट्रू बॉन्डिंग बनी। तो बहुत बार आप जब कोई लाइफ में कोई काम करते हैं तो बस ये नहीं सोचिए पूरी तैयारी इसके साथ जाएंगे तभी कोई काम होगा, आप उस काम को करिए, है ना। और अगर ये सोचे एग्जाम भी है, जैसे आप कहेंगे कोई मुझे कॉम्पिटिशन निकालना है, मैं इसको अब रेफरेंस उसे कहाँ देना चाह रहा हूँ उस पर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एग्जाम देना है, जैसे कि अभी यूपी TSSC का फॉर्म आएगा मान लीजिए नवंबर दिसंबर में, और आपने फॉर्म भर दिया है। हमने कहा कि अब एग्जाम्स के दिन आप जा रहे हो तो यार मेरे तो इतने तैयार हैं, मैं कैसे एग्जाम में बैठूंगा, मैं तो इतने जो है ये तैयारियां मेरे को पूरी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी तैयारियां कभी मुकम्मल हो जाएंगी और तभी मैं कोई चीज करूंगी या करूंगा, तो वो चीज कभी नहीं होगी। तैयारियां कभी 100% कभी कंप्लीट नहीं होगी। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कैसे, जितनी आपने प्लानिंग की है उसका कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मैक्सिमम कैसे उससे आउटपुट ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज जरूरी है लाइफ में बस। As you have said that education is done in Assam, so I just want to know from your side that when you were in Assam and you taking your education, then
Well, thank you for this question. अभी हम लोग जब एआई की बात कर रहे थे तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड अ ह्यूमन? इमोशन, है ना? दिस इमोशन वी शेयर, इट डजंट मैटर कि हम किस लिंग्विस्टिक ग्रुप से आ रहे हैं, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? अगर तकलीफ होती है तो वो हर किसी को होती है ना? एक मोहब्बत है तो हर किसी को है। इमोशन जो है वो एक बेसिक ट्रेट है। तो लाइक आई वाज ग्रोन अप इन असम, आई नो कि देयर वाज अ मल्टीपल लिंग्विस्टिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सर्टेन कल्चरल डिफरेंसेस आल्सो, बट इट डजंट मैटर व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन। आप जब कोशिश करोगे ना, आप जब एफर्ट्स करोगे ना, तो वो रिजल्ट्स सामने से आपको मिलेंगे, आपके दोस्त बनेंगे और डेफिनेटली आपके लाइफ में देयर आर सर्टेन पीपल हु प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स से शायद एग्री नहीं होंगे आप लोग। क्या रिलेटिव्स ताने मारते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है? तो यू सेड अबाउट फ्रेंड्स ना, फ्रेंड्स आर दोज पीपल जिनके साथ यू कैन शेयर इमोशन हैसल फ्री। पेरेंट्स से देयर इज अ फिल्टर, ठीक है? यू कैन शेयर समथिंग, यू कैन शेयर समथिंग, राइट? बट विद अ गुड फ्रेंड, विद अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यू कैन शेयर योर इमोशंस, यू कैन शेयर वॉट एवर यू आर फीलिंग, ठीक है, एंड यू विल गेट सोल्यूशन फ्रॉम अ फ्रेंड. So yes, definitely I was very fortunate enough to have certain very good friends with me. I have some friends who counsel me during difficult times. Friends का सबसे अहम रोल difficult times में आता है. So they played a very good role. Thank you. मेरा सवाल ये है कि कभी चैटबॉट की कोई ऐसी लाइन जो अभी तक आपको याद हो, that was said by your parents or your teacher and that has affected in your mind, some line that you still remember, अभी तक आपको याद हो? Beautiful question. Look, आपको ना, अगर one of my teachers said कि you want to change something in your life, you don't have to do something bigger. आज हम सब इस क्लास में बैठे हैं, अचानक से अगर हम सोच लें कि आई हैव टू बिकम डॉक्टर कलाम साहब, ठीक है, दैट इज अ थॉट, ठीक है, दैट इज अ सीड, और उस सीड को कैसे ग्रो करना है, दैट माय टीचर सेड यू हैव टू इम्प्रूव जस्ट बाय 1%, ठीक है, जस्ट बाय 1%. सपोज आज अगर आप मान के चलिए एक किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं 3-4 किताबें आज ही फिनिश कर दूंगा. ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप रिलेट करिएगा, राइट? आप कोशिश करिए कि मैंने अगर आज एक पन्ना पढ़ा ना, तो नेक्स्ट डे ना मैं 2 पेज पढ़ूंगा या 2 पेज पढ़ूंगा, ठीक है? दैट 1% इम्प्रूवमेंट, और लिटरली आप जब 2 पेज पढ़िए ना, उसके बाद यू जस्ट स्टॉप और गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड. दैट रिवॉर्ड कैन बी एनीथिंग. आपको चॉकलेट पसंद है तो आप कहिए कि चलिए मैंने आज 2 पेज पढ़ा, आज तो मैं चल के चॉकलेट खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है? आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, आपको कोई भी अच्छी चीज पसंद है, आपको घूमना या मार्केट में घूम के आना पसंद है, आपने कहा आज तो मैंने अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया, आई डिड माई 1% टूडे, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए. दैट रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन ऑफ माई टीचर सेड कि जस्ट इम्प्रूव बाई 1%. मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि मेरे जो है काफ़ी स्कूल में भी अच्छे टीचर्स मिले और लाइफ में भी जो है स्पिरिचुअल टीचर्स मिले. मैं जब बचपन में था तो मैं खानकाहों में जाता था, तो मेरे ख्याल से उम्र 13-14 साल रही होगी जब मैंने खानकाहों को ज्वाइन किया था. तो वहाँ पे मुझे अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स मिले थे. आवाज़ आ रही है सबको? हाँ. तो एक टीचर्स थे, उन्होंने मतलब उन्होंने एक लाइन मुझे बोली थी. मैंने उनसे कहा था कि उस समय बहुत ज़्यादा परेशान था हेल्थ से भी, और जो है और लाइफ में थोड़ा टफ फेस चल रहा था मेरा. तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कहा कि आप दुआ कर दीजिए मेरे लिए. बहुत आलिम थे वो. मैंने उनसे कहा कि आप मेरी दुआ करिए, मेरा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है. तो उन्होंने मुझसे कहा है कि बैठाया, काफ़ी देर तक बैठाया, तो कहा कि पहले दावा करो. समझ में नहीं आया क्या किया.
कि पहले दावा करो फिर दुआ करना। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कि देखो, मतलब एक एग्जाम्पल दिया, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, मैं छोटा सा उसको जो है ब्रीफ करना चाहूंगा। कहीं देखो, एक पटरी है, पटरी पर से ट्रेन उतर गई। अब वो ड्राइवर जो है मुस्लिम है और वो बैठ गया प्लेटफॉर्म पे। अब वो दुआ कर रहा है कि ट्रेन पटरी पे आ जाए। पॉसिबल है? बहुत आलिम ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, लेकिन वो दुआ कर रहा है और कोई नमाजों का एहतमाम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ट्रेन जो है पटरी पे आ जाए और चल दे। पॉसिबल है? क्योंकि ऊपर वाले ने एक निजाम बनाया। निजाम क्या है? अगर ट्रेन को पटरी पे लाओ, उसके तरीके मैकेनिकल तरीका है, किसी मशीनरीज को बुलाइए, कोई तरीका खोजिए, लेकिन पहले ट्रेन को पटरी पे लाओ, फिर उसके फॉल्स को दूर करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉल्स तो कोई फॉल्स किस वजह से पटरी से बाहर आई थी, ऐसा नहीं फिर आगे जाने के बाद फिर वापस उतर जाएगी, है ना? उसको फॉल्स करेक्ट करो। उसके बाद देखो कि उसमें आपको जहां तक जाना है वहां तक जाने के पास फ्यूल्स सारे जो है, उसके पास सारी मशीनरी प्रॉपर है कि नहीं है। इतना करने अब दुआ करनी है आपको कि ये जो है मैंने सारी चीजें, मैंने मैक्सिमम जो हमने किया था काम, मैं ट्रेन को पटरी पे भी ले आया, उसके सारे फॉल्ट्स भी जो मुझे नजर आ रहे थे मैंने सही कर दिए, फ्यूल्स भी प्रॉपर है। अब दुआ करनी है कि अब मैं ट्रेन चल रही है तो कहीं खराब ना हो। दुआ यहाँ करनी है। मतलब ये है कि लाइफ रेडीमेड नहीं होती। एक चीज याद रखिएगा, लाइफ कभी भी, आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। लाइफ कभी रेडीमेड नहीं होती, इसको बनाना पड़ता है ना? तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखिए कि अगर लाइफ मुझे बनाना है तो बनाने के लिए मैं कहाँ पे हूँ, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। लाइफ का फर्स्ट रूल है कि खुद को रियलाइज करना कि मैं कहाँ हूँ, मेरे शॉर्टकमिंग्स क्या है, मेरी कमियां क्या है, और मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल्स क्या है, कमियां क्या है, गोल्स क्या है, और मेरी गाड़ी पटरी पे है कि नहीं, नहीं तो उसको ले आओ। सिंपल चीज। तो ये सब चीजें मुझे बताई गई और आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा लाइफ कभी रेडीमेड नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है, बना रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। ठीक है? Thank you so much, sir. Sir, I would like to know that आप बचपन में नटखट थे या हीरे थे? Like हर बच्चा कोई नटखट होता है, सीधा साधा। घरों में टेलीविजन बहुत इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, बट उस टाइम पे ना टेलीविजन और लाइट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का रहना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। मैं बात कर रहा हूँ 90s की, सिराज साहब। तो हम लोग दोस्तों के साथ खेलते खेलते बिना बताए, और उस टाइम पे फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो एक फ्रेंड के यहाँ बैठ के हम लोग टीवी देखने लग गए सब, और वक्त का ध्यान ही नहीं रहा कि शाम हो गई, धीरे धीरे रात के 9 बज गए। अब ढूंढा जा रहा है कि कहाँ गए बच्चे। बाद में जब हम लोग ढूंढते ढांढते मिले, उसके बाद ऑन द स्पॉट पिटाई शुरू हो गई। ठीक है, तो ये एक शरारत जो मेरे अभी जहन में आई, बाकी शरारतें तो हर बच्चे करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत की है। सर आपका कुछ? हम बहुत सारे एक ही बता दीजिए। अरे मुझे याद है राउंड अबाउट 8-9 साल का रहा हूँ उस समय। तो जो है ना, तो एक फ्रेंड था मेरा, अशरफ करके, तो उसको लेके मैं निकला। हम लोग कहे कि चलो घूमने चलते हैं। घूमने गए तो जो है बाजार में गए काफी दूर, और मैं रास्ता भूल गया। तो जो है अब मैं कहा कि ठीक है, हम लोग जो है, और रास्ता भी भूला और साथ में किसी वजह से वो भी छूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं घर गया और पूछे कि ये कहाँ गया, तो बड़ी मार पड़ेगी मुझे। अब मैं वहीं बैठ के बैठा रहा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे हो गए। अब मुझे तो खुद रास्ता नहीं पता मैं जाऊँ कहाँ।
और जाओ घर पे मुझे बोलते इसको भी पूछेंगे लोग। तो करीब 3-4 घंटे बाद लोग पूछते पूछते आए, खोजते खोजते, और जब खोजते आए ना, उसके साथ वो लड़का बैठा हुआ साथ में था उसके। अशरफ उनके साथ था। कैसा जो है फिर युवा की मतलब मुझे उसको खोजना था, वो लोग मुझे खोज रहे थे, ये चीज थी। एक इंस्टेंस और है। मैं 5-6 साल का था उस समय भी। तो मेरी जो है घर में आप लोग बोलते हैं सौदा लेने जाना है ना। तो मेरी मॉम ने मुझे एक लिस्ट दी सामान की कि ये लो सामान की लिस्ट और ये पैसे लो, जाओ सौदा ले आओ, है ना। तो अब मेरी 5 साल की क्या मुझे पता है सौदा क्या चीज होती है। मैं झोला लिया और जो है पैसे लिए, लिस्ट नहीं ली, और पहुंच गया दुकानदार के पास। अब मैं पूछ रहा हूँ मुझे सौदा दे दो, है ना, ये सौदा दे दो। तो भाई क्या सौदा? अच्छा उस समय जो है मेरी दादी आई थी गांव से, तो सथुआ लेकर आई थी। मुझे बड़ा पसंद था वो चीज। मुझे सथुआ लेने के लिए, अब मुझे वो सथुआ वर्ड नहीं याद आ रहा था। मुझे मॉम ने जो है मुझे वो सथुआ लेने के लिए भेजा होगा। अब वो मैं सोचा वो सथुआ की सोच के मैं उसे सौदा बोल रहा हूँ, सौदा दो। वो इरिटेट हो गया। मैंने 1 घंटा उसको इरिटेट किया रहा हूँ। वो इरिटेट हो गया एकदम भयानक तरीके से, है ना। तो उसने मुझे कहा, एक जो है कुछ सामान दिया, कहा कि देखो यही है तुम्हारा सौदा, तुम जाओ। मैं बड़ा खुशी खुशी आया। मैं कहा यार सौदा ये वाला नहीं है। कहते हैं आज अब यही सौदा आता है। ले आया। मैंने अम्मी से कहा अपने, अम्मी देखो पता नहीं कहाँ कौन सा किराने वाला भेज दिया तुमने। हमने सौदा सौदा बोलते बोलते उसने थमा दिया 5 रुपए का ये चीज। अरे सौदा मतलब सामान, वो फिर उन्होंने पूरा डिटेल बताया। तो वो मैं आज याद करता हूँ तो यार जो है ये सब चीजें तो एक लाइफ का हिस्सा है। आई नो कि आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, हम लोग भावनाओं में थोड़ा बह जा रहे हैं, प्लीज प्लीज जी। सर जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो टीचर से अहेड चलता है, एक तरफ टीचर से आगे चलता है। जो आज टीचर ने पढ़ाया है वो उससे ज्यादा नहीं चलेगा, वो उससे ज्यादा पढ़ेगा। और एक होता है जो टीचर के साथ चलता है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो वही पढ़ेगा। तो सर आप कैसे स्टूडेंट हैं? डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। देखिए आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ये डिपेंड करता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मेरे पास टीचर्स से ज्यादा पूछने के लिए हो। आप कभी भी टीचर से कहिए कि आप उनसे ओहदे में ऊपर नहीं हो सकते। टीचर एक बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है, ठीक है। तो मैं ओहदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी क्वेरीज ज्यादा हूँ, इसलिए मैं कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें मेरा इंटरेस्ट था उसमें मैं आगे रहता था, और जहां पे लगता था कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट कम है, आई ट्राइड कि उनमें मैं इंटरेस्ट इनकलकेट कर पाऊँ और टीचर के साथ साथ बैलेंस बना के चल पाऊँ, ठीक है। सर आपका काफी अच्छा। हाँ Sir, before the two questions, you have given the answer that the life is not ready made, we have to marry. There are some people जिसका मानना है कि क्या फायदा है पढ़ लिख कर जब लाइफ में पूरा किस्मत में लिखा ही है, सब कुछ जो होना है वो होता ही रहेगा। Then what would you like to say about those persons? देखो क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत स्पिरिचुअल रहा है हमेशा से। एक चीज याद रखो कि अगर मैंने इसका आंसर सर पहले भी दिया ही हुआ है आपको, फिर बताता हूँ। जब भी कभी आपको ऐसे लगे कि जो होना वो तो होके ही रहेगा, फिर फायदा क्या काम करने से। तो अगर ऐसे कोई मिल जाए तो कहोगे भैया आप कुछ मत करो, जहां वहीं रहो, मुझे करने दो। बी मोटिवेटेड। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो हमेशा मोटिवेटेड रहे। और चीज याद रखना हमेशा, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए, तो उसका मतलब भी तो होता है अशरफ मतलब सबसे बड़ा। मखलूक का मतलब कि
जितने भी चरिंद परिंदों जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, जितने भी हैं, सब में सबसे अच्छा, सबसे अव्वल क्यों है? वजह है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फरिश्तों पे आता हूँ। मेरे जैसे मेरे जो मैं कहा स्पिरिचुअल टीचर्स जो रहे हैं, उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि देखो, हर एक जो है फरिश्ते का एक काम दिया गया है उसको वही काम करना है द डे जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ और द डे जब वर्ल्ड खत्म हुआ, जब दुनिया खत्म हुई, तब तक वो उसको वही काम ही करना है। लेकिन हमको क्या किया गया है? हमको एक जो है एक जिंदगी जीने का तरीका बताया गया। अगर सब कुछ तय होता तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, एक दायरे में बना दिया होता उस चीज को। तो हमारे पास एक तरीका, हमको एक गोल्स दिया गया है कि आपकी जिंदगी ये शुरू होती है और ये खत्म होती है। इस दौरान आपको अपने जो है काम करते रहने हैं और अपने लाइफ को बेटर बनाते रहना है, सही तरीके से, एक मोटिव लेके, एक गोल के साथ। मैंने कहा ना कि ट्रेन पटरी कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ जाना है, ये चीजें आपको हमेशा लाइफ में हमेशा तैयार रखनी है। जो सर ने बात कही है ना, तो मैं बस दो चीजें ऐड करता हूँ, बहुत मतलब जितना जल्दी हो सकता है। आप लोगों ने सबने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है? आप लोगों में से कितने लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? प्लीज रेज योर हैंड। कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, जिसपे क्वेश्चंस पूछते हैं, हर क्वेश्चन पे कुछ प्राइज अमाउंट होता है, देखा है? उसमें ना अमिताभ सर का एक फेमस डायलॉग है, वो है सीखना बंद तो जीतना बंद। राइट? आप सीखोगे कैसे? आप सीखोगे अपने एक्शन से। और एक चीज का ध्यान रखिएगा आपकी लाइफ में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप कितना भी कुछ कहो, आप कितना भी कुछ कहो, इफ योर एक्शन इज नॉट जस्टिफाइंग योर वर्ड ना, दैट विल डिमिनिश योर पर्सनैलिटी। अगर आप कह रहे हो कि आई एम गर्ल ऑफ वर्ड, आप किसी को जबान दे रहे हो, उस जबान की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्लीज प्रोसीड। फेलियर जो है ना, फेलियर मतलब समझते हैं आप लोग? फेलियर हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है? अगर कोई कह रहा है कि वो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ या सेटबैक नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है? अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ में फेल नहीं होंगे, बट फेल होने के बाद उठना है या दब जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फैमिली का क्या रोल है पता है? जब आप गिरते हो ना, जब आपको चोट लगी होती है, उस टाइम आपका मोरल ना बहुत डाउन होता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है उस टाइम पे कि मुझे उठना कैसे है। कोई लाख आपके बगल में आके कुछ बोल दे, वैसे नहीं। फैमिली आपको उठाने का काम करती है, एक्शन नॉट वर्ड्स। हो सकता है कोई किसी का मोटिवेशनल वर्ड आपको अच्छा लगे, वो अच्छी बात है, बट फैमिली का वो रोल होता है कि वो आपको इमोशनली टच करती है कि नहीं नहीं बेटा, उठना है, करना है, तू कर सकता है, तू कर सकती है। राइट ना? तो वो सपोर्ट मेरे लिए है, मेरी फैमिली। पढ़ाई तक कमाई करूँ, तो सर क्या आपने कभी स्कूल टाइम से पढ़ाई तक कमाई किया? हाँ, एक्चुअली में जो है, मैं जब क्लास 10th में था, तो उस क्लास 10 के बाद मैंने जो है पार्ट टाइम अपनी जो है ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी, बच्चों पढ़ाना। तो जो है मैंने पढ़ाई भी की थी 11th-12th के साथ साथ एग्जाम अपने जो है संदीप जान, अगर आपको पता हो तो जो है बहुत रफ शेड्यूल हुआ करता था उस समय। काफ़ी दूर जाना होता था पढ़ने के लिए, उसमें समय निकाल कर हमने जो है उस समय मैंने जो है बच्चों पढ़ाना शुरू किया था। जो है 11th में ही मैंने थोड़ा सा जो है
अर्न वाइल यू लर्न, वो चीज लाइफ में साथ लग सकता रहेगी। अर्न व्हाइल लर्न इज अ क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू अर्न व्हाइल लर्निंग ना, आपका मेंटरशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यू ऑल हैव सिराज सर एंड द ग्रुप। आप अगर लर्निंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं ना, वो इट नीड्स मतलब इमेंस फोकस। आपका फोकस अगर जरा सा डिविएट हुआ तो यू विल डिपार्ट फ्रॉम लर्निंग, क्योंकि इस एज में जहां आपकी लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अर्निंग इज द सेकेंडरी थिंग, है ना। अभी तालीम का समय है ना, तालीम इज द राइट वर्ड, अभी तालीम का समय है, ठीक है। तो जब तालीम का समय है उस टाइम पे तालीम, ठीक है। और अगर आपकी तालीम अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद पैसे की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं, अकाउंट अपने आप भर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज का जो कॉलेज है वो हमें रियल वर्ल्ड में जीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि हम बस कॉलेज में इसलिए जाते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, तो क्या ये सही है कि हम बस डिग्री के लिए कॉलेज जाते हैं? विथ योर परमिशन, देखिए, दिस इज द फैक्ट कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर पढ़ाई सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, राइट। गेटिंग डिग्री इज द फाइनल डेस्टिनेशन। बट आप खुद सोचो कि अगर सबके पास सिर्फ डिग्री हो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 लाख लोग बैठे हों और सबके पास सिर्फ डिग्री हो, और मैं कहूँ सबके पास एक जैसी डिग्री हो, फर्ज करिए सबको मान लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री दे दी या मेडिकल की डिग्री दे दी, तो क्या हर कोई डिग्री से इक्वली अच्छा इंजीनियर बन सकता है या बन सकती है? नहीं ना। तो व्हाट इज द फैक्टर विच इज मेकिंग यू बेटर? दैट इज योर नॉलेज। और आज के सोसाइटी में जहाँ पे एक बिजनेस वर्ड अटैच हो गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझना कि वहाँ एक्चुअली तालीम मिल रही है कि नहीं। आपके डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज। 3 इडियट्स देखिए किसी ने, उसमें आमिर खान साहब का डायलॉग क्या था कि सक्सेस के पीछे मत भागो। किस चीज के पीछे भागना है? काबिलियत के पीछे, है ना। तो काबिलियत अटेन करिए, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। मैं अभी इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट रहा है, उसका भी नाम नौशाद है। मैंने उसको पढ़ाया हुआ था क्लास 11-12 में, जब था तो मैंने उसको जो है फीस पढ़ाता था। तो वो उसकी जो है ग्रेजुएशन हुआ था काशी विद्यापीठ, चांसलर लोग जानते हो काशी विद्यापीठ वाराणसी में, है ना। काशी विद्यापीठ से उसने जो है फिजिक्स जो है बीएससी किया। तो उसके बाद अभी ईद पे मुझे वो मिला, और गेस करो अभी कहाँ पे है उससे। काशी विद्यापीठ में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ पे नंबर्स नहीं मिलते। वहाँ पे 50 to 60% में वो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा देंगे। आप जब बाहर जाते हो, आपके ग्रेड्स जब आते हैं ना, तो कहेंगे ग्रेजुएशन 50%, 55% इंटरव्यूज में वो निकाल देते। आपके वो जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, आपको जो है लो फील कराते हैं। लेकिन वो लड़का अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में वो पीएचडी परस्यू कर रहा है। वन ऑफ द प्रीमियर जो है इंडिया का जो है वो कॉलेज है साइंस के मामले में, आईएससी बेंगलोर। वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर्स में वो कर रहा है, और वो फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए उसको अब इंटरेस्ट की तैयारी कर रहा है। तो मैंने उसकी वो जर्नी जो आप कह रहे हैं कि कॉलेज क्या रोल प्ले करता है, कॉलेज एक आपको प्लेटफॉर्म देता है ना। अब कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट सबके पास है। बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सबके पास, सबको पता है यही चीज पढ़नी है। लेकिन कोई और अच्छा खाना बना सकता है उससे, और कोई उसमें से खिचड़ी बना के दे देगा आपको। वो आपके ऊपर कि आप उससे क्या बना सकते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, कॉलेज केवल आपको प्लेटफॉर्म देता है, आप उसको कैसे यूज करते हो आपको। जैसा कि आपने बताया कि हमें आज डिग्री के पीछे भागना चाहिए,
लेकिन एमली एग्री पर लाइक, लेकिन आज भी हम इंडिया के अगर बहुत से स्टेट्स में देखें तो वहाँ हमारी को डिग्री देखी जाती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिग्री वी आर गेटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? लोग डिग्री की तरफ नहीं देखना, इट डजंट मीन यू डू नॉट हैव टू अटेन योर डिग्री। लाइक you have to pass high school exam, you have to pass your intermediate exam, you have to pursue your degree, but just not to pursue your degree. डिफरेंस समझिए। मैंने सिर्फ डिग्री अटेन करने के लिए पढ़ा, तो मैंने सिर्फ वो पढ़ा जितने में डिग्री मिल जाएगी। आप बात समझिए। और मैंने जब नॉलेज के लिए पढ़ा ना, ठीक है, तो मैंने ऐसे पढ़ा कि मैं अगर खड़ा हो रहा हूँ और मुझे पूछा जा रहा है कि ये इस सब्जेक्ट में क्या है, तो मुझे उसके जितने क्रॉस क्वेश्चन है वो आते हैं। मैं डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, डिग्री तो लेना ही है आपको, उसके बिना तो लुक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक वर्ड होता है। जब आप लोग धीरे धीरे जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर वर्ड होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट यू हैव टू अचीव। आपको हाई स्कूल इंटर डिग्री अटेन करनी है, बट विथ नॉलेज, नॉट विदाउट नॉलेज। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना है। ठीक है, that was very amazing your answer, which is very valuable. Now I want to ask you that as today you are on this course, so was it your childhood dream to be a manager of a bank, or it was just a plan of the destiny today you are here? Look, destiny plays its own role. My childhood dream was to become an army officer. So banking was my second option. It was a plan B, to be very honest. आपके लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है, तो दैट शुड बी योर प्राइमरी गोल, बट दैट शुड नॉट बी योर ओनली गोल। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि फला बच्चा मेडिकल की तैयारी करने गया, 4-5 बार तैयारी किया, 4-5 बार फेल हुआ और फिर सुसाइड कर लिया। इज इट गुड? नो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो दैट इज प्लान ए। अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता है, ठीक है, देन यू हैव टू शिफ्ट टू प्लान बी। सो आई इंटेंडेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर. I had cleared combined defense services exam twice. I cleared Air Force common aptitude test twice. So their destiny played a role. I didn't become because of certain reasons. I attended 5 conferences of Indian Army Services Selection Board. But and you know what? एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब आप अपने प्लान ए से प्लान बी की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो आपका प्लान है आपको इतना सिखा चुका होता है। फेल भी होते हो ना, तो फेलियर सिखा रही है ना आपको कुछ। तो आप प्लान ए आपका इतना आपको तैयार कर चुका होता है, इतना पका चुका होता है कि आपका प्लान भी आपको लगता है अरे भाई ये तो इजीली अचीव होता है। ठीक है, सर मेरे माइंड में फ्रेंडशिप का फिर से क्वेश्चन आ रहा है। Sir, actually, commonly the definition of the friendship is that who helps us in regard situations, moral support us, encourage us. लेकिन ये सारी चीजें तो हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं ट्रीट करते? सर आप ओके ठीक है। अब इसमें आप सबने एक कहावत सुनी है कि अगर बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को बेटे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। पर एक्चुअली एक मार्जिन होती है, एक लेयर है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस नहीं कर सकते। पेरेंट इज योर पेरेंट। आपके माता पिता को, आपके अब्बू अम्मी को आपको वैसे ही रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, जैसे एक पेरेंट को किया जाना चाहिए। आप अपने पिताजी के गले में ऐसे हाथ डाल के नहीं चल सकते, है ना। We can call him कि look, as a friend I am sharing this thought to you, ठीक है, but there are certain characteristics which you can perceive with your friend only. There are certain you can say certain private things, certain private discussions, है ना। कभी कभी आप अपने दोस्तों से बड़े आराम से कह जाते हैं, बट आप अपने अब्बू अम्मी से, अपने माता पिता से नहीं कह पाएंगे, तो वहीं पे वो डिफरेंस आता है। बट वहाँ पे कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है
क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपका दोस्त है ना, आपको कुछ ऐसी आपको बता रहा हो और आपके ध्यान में आ रहा हो, नहीं ये तो मुझे लगता है क्रॉस चेक करना चाहिए, है ना। तो आप वहां पे जाके अपने पेरेंट्स से रेफर कर सकते हो कि मुझे लग रहा है ये थॉट है, ठीक है, तो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए एक बार। So, sir, if you have get chance to choose good friend or success, so what would you like to do? Good friend or success? सर सॉरी, क्रॉस क्वेश्चंस ज्यादा है। एक रहीम दास जी का ना एक दोहा है, मैं वो सुनाता हूँ पहले आपको। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। रहीम दास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे आपने गुड फ्रेंड्स की बात की ना, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड भी होना चाहिए जो हमेशा आपकी तारीफ ना कर रहा हो, आपके बारे में ये भी बता रहा हो कि आपकी कमी क्या है, ठीक है। अगर आप सपोज आप बहुत तेज बोलते हो या आप सलीके से नहीं बोल रहे हो 4 लोगों के बीच में, और आपका कोई फ्रेंड आपको आके बोल रहा है ना कि देखो तुमको ना ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, तुमने ना बदतमीजी से बात की, ठीक है, तो टेक इट पॉजिटिव फीडबैक। वो फीडबैक मैकेनिज्म का हिस्सा, दैट विल एनहांस योर पर्सनालिटी। वो निंदक है जो आपकी निंदा कर रहा है, आपके बारे में बता रहा है, तो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, राइट। I want to ask a question that as you are also bank manager, like it is very hard for many, like it is very hard for you to manage all the sector of the bank because लोग अपना पैसा जमा करके अपने आप को बहुत ही काम समझते हैं। Like how do you feel after getting all the monies of the people? Like is it a burden for you or a very normal thing? देखिए क्या है, बैंक जो वर्ड है ना, उसका नाम है भरोसा। बैंकिंग अपॉन यू, मतलब कि मेरे पर भरोसा। तो बैंक एक निजाम बनाया गया है हिंदुस्तान में, बैंक सेक्टर, जिसमें पैसे लोग जमा करते हैं एक भरोसे के साथ कि हमारा पैसा जो है सेफ, और हम उस पैसों को एक्सेप्ट करते हैं, और उस पैसों को एक्सेप्ट करने के बाद एक जिम्मेदारी होती है। इस पैसों को ले तो लिया है, लेकिन इस पैसों को उनको देना है जो एक बिजनेसमैन है, जिनको पैसे जरूरत है बिजनेस चलाने के लिए, है ना। तो पैसों को सही रेगुलेट होना, मैंने कहा ना, कोई चीज रुकी होती तो खराब हो जाती है। पैसों को, कोई भी चीज को वो चलती रहना चाहिए। तो पैसों को एक्सेप्ट करना है, पैसों कहाँ इन्वेस्ट होने करना है जिससे इनकम आए, तो मैं जिसने पैसा दिया उसको भी देना है, और उस पूरे रेगुलेशन को, पूरे सिस्टम चलाने के लिए जो इनकम, जो पैसे चाहिए वो भी अर्न करना है। तो ये एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी कोई जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप लोग घर की जिम्मेदारी करते हो ना, घर में जो है महीने के एंड में सैलरी आती है या कोई पैसे आते हैं, उससे पूरे महीने चलाना होता है, हिसाब करना होता है कि मेरे पास अच्छा ठीक है 25,000 आ गए, मुझे किराने वाले को इतना देना है, लीज वाले को इतना देना है, इसको इतना देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये प्रॉपर फुल प्लानिंग होती है ना, कोई सिखाता तो नहीं है, जिम्मेदारियां खुद सिखाती है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में जब आएंगे तो इसी चीज को एक्सपीरियंस से सीखा जाता है ना। तो बैंक, अब मैं जब आते ही आपको कोई मैनेजर नहीं बनाया ना, ब्रांच में मैनेजर जो होता है या कोई किसी भी इदारे में कोई जो मैनेजर होता है, उसको एक्सपीरियंस जब एक हो जाता है कि हाँ कोई सिस्टम कैसे चल रहा है, कहाँ पे चीज कैसे गवर्न करनी है, पैसे कहाँ से लेने हैं, ऑथेंटिकेटेड मनी होना चाहिए, जिससे पैसे नहीं पता कि इसमें कोई चोरी की, अल्लाह का यहाँ जमा कर दिया उसने, आपने कहा वो बहुत बढ़िया 30-35 लाख रुपए आ गए, ले लिया, पैसे पुलिस भी आ रही है ना, तो पैसा ब्लॉक हो गया, बदनामी हुई सो अलग कि आपने चेक नहीं किया कि पैसे कहाँ से है। तो ये चीज केवल बैंकिंग में नहीं है, लाइफ में हर एक जगह पे कभी कोई चीज आ रही है आपके पास, तो उसको पहले चेक करो कहाँ से आ रही है ना, सोर्सेस सही है कि नहीं है, और आई है तो अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि उसको हम मल्टीफोल्ड कर सके। तो ये चीज आएगी एक्सपीरियंस से, या तो उसको गेन करिए या कहीं से किसी को आप अपने साथ रखिए, उसके एक्सपीरियंस से गेन करिए, लेकिन जितनी जल्दी गेन कर सकते हो उतनी जल्दी।
हम बैंकिंग में जाकर ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं किए हैं, लेकिन मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि बैंकिंग में काम ज्यादा वेटिंग में टाइम चला जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। अभी आपने इनिशियली जब हम बैंक्स की बात कर रहे थे तो हमने 3 टाइप्स के बैंक्स की बात की थी, राइट? टू द पॉइंट चलेंगे क्योंकि टाइम कम है। फर्स्ट वाज पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड वाज प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड थर्ड वाज व्हिच वन? फॉरेन बैंक, राइट? तो सर्टेन बेसिक एक कहते हैं ना स्पिरिट ऑफ बैंक अलग अलग होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंकों का जो मेजर पर्पज रहा है हमेशा से, वो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो बात ये होती है कि देश के हर कोने में एक छोटे से छोटा गांव भी कवर होना चाहिए, राइट? तो जब ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पे स्टाफ की कमी, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स की कमी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत इतना मेहनत से पढ़िए कि आप लोग और जो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स है ना वो बैंक्स में आए, ठीक है? ताकि जो ये ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, कहीं ना कहीं जो कमी रह जा रही है वो पूरी हो जाए। एक एक बैंक्स में अभी क्या है ना कि एक एक जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज हैं उन पे वर्क प्रेशर है बहुत ज्यादा, कई बार क्यू बहुत लंबी होती है। बट फॉर्चुनेटली अब गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है कि कैसे हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करा के, है ना, उस क्यू को हम धीरे धीरे शॉर्टन कर सकें। इसीलिए ये टर्म आया ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल, ठीक है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि की बात करते हैं, ताकि हर किसी को क्यू में खड़ा ना होना पड़े, राइट? प्लीज। नहीं, आप बताइए, कोई बात नहीं, सुनेंगे। सर, ऐसा माना जाता है, मैंने ऐसा कई लोग सुना भी है कि अगर एक गरीब लोन लेता है बैंक से, तो उसे सीने पे चढ़कर उसे मांगा जाता है, उसे नहीं करना होता है। लेकिन अगर एक अमीर लोन लेता है बैंक से, तो उसे एज अ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंडिया, द पीपल लीव इट एज थिंकिंग ऑफ दैट वी हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या सर ये सही है? देखिए, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेना तो सही नहीं होगा, है ना, लेकिन बैक ऑफ द माइंड टीवी चैनल्स के थ्रू हम सब जानते हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनमें किसका नाम है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बिना नाम लिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बेसिकली लॉ के दायरे में सब आते हैं, सभी मतलब सब, बीट गरीब, बीट अमीर, ये कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बैंक कभी ये देख के आपको लोन नहीं देगा कि आप गरीब हैं या आप अमीर हैं। बैंक्स के लिए इक्वल है, तभी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसमें कोई कास्ट, रिलीजन कुछ भी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट बैंक को जरूर ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का वीकर है तो उसको सपोर्ट किया जाए, राइट। तो जो रिकवरी के टर्म्स में आप बात कर रही है ना, प्रेशर जो रहता है, वो ऐसा नहीं है। अब देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत रिसोर्सफुल है और मान लीजिए कोई भाग गया, विदेश चला गया, जैसे आप पूछ रही थी, है ना, कि लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लॉ से बच गए। सरकार, गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन कर रही होती है उनको वापस लाने के लिए। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टैक्टिक्स होता है कि कोई दूसरे देश में चला गया तो देयर इज सर्टेन पॉलिटिक्स व्हिच इज इन्वॉल्व, लेकिन रिकवरी लॉ सबके लिए इक्वल है। अगर आपने, अच्छा एक बात बताइए, अभी हम जब बैंक्स की बात कर रहे थे डिपॉजिट लेने की बात, तो हम डिपॉजिट कहाँ से ले रहे थे? नहीं, बैंक्स में जो आपने पैसा दिया वो किसका पैसा था? आपका ना। किसका? आपका पैसा। आप कौन है? पब्लिक। और कौन सा पैसा बैंक ने लोन में दिया? पब्लिक का पैसा। तो पब्लिक का ही पैसा आया, पब्लिक का ही पैसा दिया गया विथ ड्यू डिलिजेंस, यानी सावधानी के साथ, कि ऐसा ना हो कि कोई लेके और बैठ जाए। तो पैसा मानना तो जरूरी है ना। अगर पैसा नहीं लिया जाएगा तो आपको पैसा दिया कैसे जाएगा? ठीक है। जैसे कि बैंक में एजुकेटेड पर्सन भी जाते हैं और अनएजुकेटेड पर्सन भी जाते हैं, तो चाहे बैंक से पैसा निकालना हो या सबमिट करना हो, हमें उसको पहले कुछ फॉर्मेलिटीज की बात होती है, जैसे फॉर्म फिल करने होते हैं। तो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो तो फॉर्म इजीली फिल कर लेते हैं, बट जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि उनके लिए एक सेक्शन बना जाए हेल्प करने के लिए? उनके लिए जो है नया एक रिव्यू करके काउंटर होता है, बहुत जगह पे होता है, नहीं भी होता है तो ये वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हो,
वो जो है उसके काम प्रॉपरली मैन हो जाए और टाइमली हो जाए, उसको इंश्योर किया है। तो अगर वो फॉर्म नहीं फिल हो जाता तो हम इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ उसका फॉर्म प्रॉपरली फिल हो जाए। मुझे इस पे एक रूट कॉज है जो पकड़ना जरूरी है। हम इलिटरेसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जब भी कोई बीमारी हो ना, इलिटरेसी को ना हमें डिजीज की तरह देखना है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इलिटरेसी कहीं ना कहीं आगे चल के चीजों को इग्नोरेंस में लेके जाती है। तो इलिटरेसी को हमें कैसे एड्रेस करना है बताइए? नहीं, एड्रेस कैसे करना है? जैसे सर ने अभी बताया, मैं सर के पॉइंट्स में ऐड कर रहा हूँ। बैंक्स में मे आई हेल्प यू काउंटर्स होते हैं हमारे यहाँ सारे। जैसे हमारे जो गार्ड साहब हैं वो तक इलिटरेट लोगों का फॉर्म फिल करवा देते हैं, बट हमें उस रूट कॉज को पकड़ना है कि आखिर वो अंगूठा छाप क्यों है और किसकी जिम्मेदारी है उसको सही करना। हम बच्चों की ना। अगर हमारे, मान लीजिए हमारे दादा दादी या अब्बू अम्मी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा ना उनको कि अम्मी चलो नाम लिखना सीखते हैं, है ना। सिर्फ नाम लिखना अगर वो जानते हैं ना तो बैंक चेकबुक देते हैं। सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगाने से कई बार, जैसे चेकबुक तो मिलती नहीं है, थंब इम्प्रेशन के केस में चेकबुक नहीं दिया जाता है, उनको वाउचर फिल करना पड़ेगा। अभी अगर उन्हें चेकबुक मिला होता, जस्ट वो अपना नाम लिख सकते या लिख सकती, तो वो घर से भी चेक फिल करा के ला सकते हैं, राइट। तो उनका टाइम बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी वहां पे। तो ये आप लोग थोड़ा सा एक जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब भी आपको कोई दिखे ना कि कोई इलिटरेट है, तो कोशिश करिएगा कि उनसे उनका नाम लिखवाना सिखवाइए बस, है ना। दैट विल बी अ वेरी नोबल थिंग। हम बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें। What is more difficult thing, to manage the money or to manage the customers? तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। कस्टमर्स जो को मैनेज, आपको जो है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है और आप उनकी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, तो मैनेज कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप सर्विस खुद चल जाती है। आपकी सर्विस अच्छी है। और मनी को मैनेज करना जो है, अगर आपको पता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है प्रॉपरली, कहाँ किसको जो है, किसकी जरूरत है। कहते हैं ना कि आपने कहा कि किसी को जल्दी आसानी से लोन मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है ना। तो हम ये देखना होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ हो सकता है ना। आपके पास 8 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए मान, तो आप इन 8 घंटों को या जितने भी समय है उसको मैक्सिमम कैसे उसको फ्रूटफुल बना सकते हो, आप वो करें। तो कोई भी चीज मैनेज जो करना होता है, अगर वो कठिन नहीं, वो एक्सपीरियंस से अपने आप आ जाता है। बस आपको प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। आपको किसी को फ्लैटरी नहीं करना है, चापलूसी नहीं करनी है, किसी के पीछे नहीं भागना है, अपने प्रोसेस को सही रखना है। और प्रोसेस सबके लिए सेम है ना, सबके लिए प्रोसेस सही है। बस 2 पॉइंट्स हैं जो सर मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें 2 अलग अलग स्किल सेट काम करते हैं, ठीक है। शी आस्क्ड वेदर इट इज टू डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज कस्टमर्स बिहेवियर या फिर मनी की बात है ना। तो अगर हम मनी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका स्किल सेट काम कर रहा है। आपने तालीम कौन सी ली है, आपका तजुर्बा कितना है, जैसा साहब ने कहा, ठीक है। और जो दूसरा है ना, हैंडलिंग कस्टमर्स, वो आती है तहजीब से, ठीक है। आप अपने कस्टमर से कैसे बात करो, बिकॉज कस्टमर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप उनसे इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं वो उस टास्क को इजी या डिफिकल्ट बनाता है, ठीक है। ये 2 अलग अलग फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं। अगर कोई लंच करता है तो उसकी जगह में कोई और एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क देखता है। But as we are saying in the Mubarak code, if there is 2 p.m. so the bank used to be closed and the people have to wait till its end. So sir, what is my system about this? That's a good question. Like, देखिए, regarding lunch hours ना there are guidelines कि the service should be uninterrupted. पहले आप समझिए लंच आवर्स के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, द सर्विस शुड बी अनइंटरप्टेड, ठीक है। अनइंटरप्टेड का मतलब आप समझ गए ना,
it should not get interrupted. Now, for example, just imagine a bank has only 3 staffs. ठीक है, you have one head cashier who is distributing the cash, one is the passing officer, one is the branch head. ठीक है, अगर हम 1 by 1 इसमें जाएंगे तो कस्टमर का डबल टाइम वेस्ट होगा. हेड कैशियर उठे लंच के लिए, आधा घंटा वो लंच पे, बिकॉज हाफ एन आवर मिलता है लंच के लिए इंडिविजुअली, अनइंटरप्टेड रहे कि कस्टमर को कोई ना कोई फेस कर रहा हो, राइट. अब मान लीजिए हेड कैशियर साहब आए, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर साहब चले गए लंच पे, तो उस केस में आधा घंटा और चला गया कस्टमर का कि अरे पासिंग ऑफिसर नहीं है, वो आएंगे तब. तो बैंक्स जहाँ पे स्टाफ कम है, जहाँ स्टाफ शॉर्टेज है, रिसोर्सेज कम है, वहां पे बैंक्स ये करते हैं कि चलिए सब लोग एक साथ लंच कर लीजिए, आधा घंटा ही जाएगा, राइट. तो अनइंटरप्टेड सर्विस बनी रहे, इसके लिए अलग अलग बैंक्स पे प्रोविजंस अपने हिसाब से प्रैक्टिकली किए हैं, ठीक है. बट कोई ना कोई हमेशा आपको बैंक में ऐसा मिलेगा जो आपको उस टाइम पे अटेंड करे. मैं सेंट्रल बैंक की बात कर सकता हूँ बिकॉज आई एम इन द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल बैंक हियर. तो हमारे बैंक में ये कल्चर है कि कोई ना कोई आपको लंच टाइम में भी अटेंड करने के लिए मिलेगा. हो सकता है कैशियर साहब अगर लंच पे उठे तो कैश हर कोई नहीं बांट सकता है तुरंत, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप तुरंत कैश के बिन खोले और कैशियर साहब का कैश बांट दें, बिकॉज दैट पर्सन इज डेजिग्नेटेड. बट हाँ, मे आई आस्क यू काउंटर जस्ट लाइक सर सेड कि आप कुछ पूछ रहे हैं, वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा. फॉर दैट नो लंच टाइम इज देयर. Sir, sometimes people hesitate to ask a question in the bank. तो फिर because of the involvement of the bank, तो फिर आपको नहीं लगता कि बैंक का involvement must be friendly or something to take time? आपका एक्सपीरियंस बताइए कब खराब रहा, मतलब प्लीज. I have listened from Alex. Which kind of experience was that? There was someone who was telling me about the thing that the involvement of the bank is not something like in which we hesitate to ask a question. नहीं. For that only we use that word financial inclusion. Financial inclusion में जब हम बात करते हैं ना, तो we go outreach. अभी जैसे पहले बैंक्स का कल्चर क्या था कि जनरली मान लीजिए कि डेस्क पे बैठे हुए हैं, पहले भी लोग बाहर निकलते थे, ऐसा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे आउटरीच होने लग गया है. आउटरीच यानी कि हम गांव में जा रहे हैं, हम गांव में मिल रहे हैं, ठीक है, हम आपको इत्तला कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है, गांव में जाकर. तो चीजें फ्रेंडली कैसे बनेंगी, एक दिन में नहीं बनेंगी. और फ्रेंडली अभी भी कल्चर है, जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और चीजों को कन्वे कर रहे हैं, तो इन दैट वे अभी फ्रेंडली को कैसे ले रहे हैं आप, ठीक है. तो मतलब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम उस कॉन्वर्सेशन को इजी रख पाए, ठीक है सर. मेरी क्वेश्चन की सीरीज काफी लंबी है, मुझे मालूम है, और लेकिन किसी चीज की कहते हैं लिमिटेशन होना जरूरी है. एनीवे, लास्ट कुछ मोमेंट्स में अपने ऑडियंस से क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए जिसके पास क्वेश्चन है देखते हैं. अरे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, मैं आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं. हां, बताइए क्या पूछ रहे हैं, बहुत शॉर्टली बताते हैं सर. Good evening, sir. Sir, actually, I have personal related to banking. My personal experience, whenever we go in a bank to open an account in the bank, so at that time the process is too easy to open an account. But too difficult to close. The difficult to close. What the reason behind of it, sir? There are certain procedures to open the account. There are certain procedures to close the account. You have to follow the procedures. अकाउंट क्लोज करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है ना. आपको कभी कोई अकाउंट क्लोज कराने में कोई दिक्कत आई नहीं कभी? Let me answer this. जैसे होता क्या है ना कि things are आधार बेस्ड, ठीक है. We have a CVS and things are attached to CVS. तो जैसे आपने अकाउंट ओपन किया, आपका आधार या पैन हमने डाला, वैलिडेट किया, ठीक है, बिकॉज वैलिडेशन इज नेसेसरी. बट एट द सेम टाइम ऑफ अकाउंट क्लोजिंग ना, आधार का फेच होना उतना ही जरूरी है. और होता क्या है, जब तक आधार डीलिंक नहीं होता है अकाउंट से, तो कई बार लोगों में इशू आ जाता है जिसकी वजह से ये डिफिकल्टी फेस करते हैं. बट हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना जल्दी से जल्दी रख पाए. कई बार होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कि मान लीजिए कि आप तुरंत आए और तुरंत नहीं हो पाया, फॉर द सेक कि कोई टेक्निकल रीजन रहा, तो कोशिश किया जाता है कि उसको हेल्प डेस्क में डाला जाए या कंप्लेंट पोर्टल पे डाला जाए. तो हमें जैसे रिस्पॉन्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लोज करते हैं. बिल्कुल सर. और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोलिए. Very good, sir. My question is that
Bank is for everyone, that is rich or poor. But many times it happens that whenever we keep our money in bank, on the name of minimum balance penalty charge, the bank cuts our money. Even we don't know about that. And after some time when we go and withdraw our money, so we find it that we have lost our 500 rupees, 600 rupees. So why is that? Ma'am, I'll thank you for this question first. Look, being a banker from Central Bank of India, I would like to inform you all that from 1st of July 2025, 1 जुलाई 2025 से minimum balance charges has been removed from savings bank account. ठीक है? So my question to you is that is it good that in banks there is artificial intelligence? Because मेरा ऐसा मानना है कि अगर human being को human being deal करेंगे, so that would be the best thing. But if human being will be dealt by AI, so I don't think so that will be good thing. Look, AI is not going to replace human beings at all. AI कभी human beings को replace कर ही नहीं सकता. AI को implement कराने के पीछे human mind है. ठीक है? तो अभी ये डिबेट बहुत ज्यादा चलती है कि AI आएगा तो AI सबको रिप्लेस कर देगा, और हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी उस डिबेट के पार्ट हैं कि AI रिप्लेस नहीं कर सकता टोटली ह्यूमन बीइंग्स को, और देयर मस्ट बी दैट इमोशनल कंपोनेंट जो बैंकिंग में आई फील कि इट इज वेरी नेसेसरी टू परस्यू दैट इमोशनल कंपोनेंट, और कोई भी सर्विस है उसमें वो इमोशनल कंपोनेंट होना चाहिए. तो मुझे जहां तक लगता है, इट्स माय पर्सपेक्टिव कि AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स एट ऑल. It will be a supporting tool to enhance the customer service. Welcome. Sir, आज question that अगर केवल को लगातार काम करते हैं उससे हमारा मूड बढ़ जाता है. जैसे कि मिठाई वालों को देंगे तो मिठाई से, और टेलर वालों को देंगे तो कपड़ों से. हाँ मैम, थोड़ा माइक. कपड़ों से तो आपका कभी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है. ये ना आप लोगों के क्वेश्चन इतने अच्छे हैं ना, सच बताएं वो. हाँ, वेलकम मैम. आप लोग ना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आई एम वेरी प्राउड टू सी आवर कंट्रीज फ्यूचर. मैम, टेलर के पास जो कपड़ा है उसको ये मान के कपड़ा सिलना चाहिए कि ये मैंने किसी कस्टमर से लिया है. जस्ट लाइक दैट द मनी लाइंग इन द बैंक इज नॉट माई और सर्स मनी. वी आर द कस्टोडियंस ऑफ मनी. वी आर द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी. यानी हम आपके पैसे की रक्षा कर रहे हैं, हम उसको बस देख रेख कर रहे हैं. पैसा आप ही का है. तो जो सैलरी है ना, हमें बस बैंक उसके लिए सैलरी देता है कि भाई आपने ठीक ठाक से देखभाल करी है तो आप इसकी सैलरी ले लो. तो वो सैलरी बस हम लेकर खुश हैं. थैंक यू. गुड आफ्टरनून मैम. Thank you so much for giving me opportunity. And we have slowly got talking about the AI. And we are from this party make the digital all the things. But here is the condition. Everyone day by day becoming the digital people. If you talk about the all the cyber crime, all these things happen by the AI. Yeah. Nice question. Very good question मैम. First of all, I would like to convey my thanks to you guys for attending this session. Special thanks to Siraj sir. Look, if we are talking about cybercrime or cyber fraud, now the basic component which is essential here is having proper knowledge. ठीक है. साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हो कैसे रहा है, वो बेसिकली आपके नॉलेज की कमी को पकड़ रहे हैं. जैसे मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ जल्दी. अब तक एक साइबर फ्रॉड होता था, आपने सुना होगा, कई लोगों को कॉल आई, ठीक है, और कॉल पे बोला गया कि ऐसा है, ये गलती से ओटीपी चला गया है और मेरा पैसा गलती से आपके अकाउंट में चला गया है, उसको वापस भेज दीजिए, ओटीपी गया है वो बता दीजिए, या पैसा भेज दीजिए. ये पुराना फ्रॉड हो गया. ठीक है. अब एक बीच में नया आया कि आपके फोन में .apk फाइल आएगी, उसको क्लिक करिए, आपका फोन क्लोन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फोन से कंट्रोल खो देंगे. राइट. तो आपको अगर ये अवेयरनेस हो कि अगर मुझे कोई कॉल कर रहा है और मुझे ये बोल रहा है कि मेरा पैसा कहीं अटका है, तो मुझे सिंपली उसको एक जवाब देना है. पता है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपने बैंक में जाके पता कर लूंगा या पता कर लूंगी. ठीक है. ऑनलाइन कुछ मत बताए. राइट.
नंबर 2, .apk फाइल की मैंने बात की, जो एप्लीकेशन फाइल, अगर आपको ये पता है कि मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे कोई भी .apk फाइल आ रही है, मुझे उसको क्लिक नहीं करना है, तो दैट इज एन अवेयरनेस। आपको खुद अवेयर करना है, अपने पेरेंट्स को अवेयर करना है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको अवेयर करना है। अभी एक थर्ड फ्रॉड आया है विच इज टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली, विच इज डिजिटल अरेस्ट। सुना है आपने नाम डिजिटल अरेस्ट? आरबीआई बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आप इससे बचें। वो है क्या कि आपके पास कोई वीडियो कॉल आ रहा है, आपके पास कोई कॉल आ रहा है बेसिकली, कि उसमें इमोशनल टच एक आ रहा है कि भाई आपका लड़का यहाँ पे था, एक्सीडेंट हो गया। अचानक से आप हड़बड़ा जाते हैं कि मतलब मान लीजिए आपके अब्बू के पास किसी के पास फोन आया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो वो परेशान हो जाएंगे ना। तो अच्छा ठीक है, फिर अचानक से कोई पुलिस की वर्दी में आएगा उसमें कि हाँ मैंने एफआईआर लॉन्च किया, अचानक से कोई वकील आ जाएंगे उसमें। तो जो जिन्हें नॉलेज नहीं है, खासकर हमारे जो मतलब मान लीजिए माता पिता है, वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। तो उनको ये अवेयर करिए कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अवेयरनेस इज द की टू अवॉइड डिजिटल फ्रॉड। मैम आर यू लिस्निंग? अवेयरनेस इज द की टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड, ठीक है। आप जितना ज्यादा अवेयर होंगे, डिजिटल फ्रॉड अवॉइड कर पाएंगे।